हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो डेट है वो आ चुकी है। 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का जो है वो एग्ज़ाम है। तो जैसा कि पहले कन्फ्यूजन था कि वो 11 फरवरी को होगा या नहीं होगा, तो अब जो है उसकी डेट भी आ चुकी है और उसके कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो अच्छी तरह तैयारी कीजिए। 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का है। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश की एक क्लास लेंगे एरर डिटेक्शन की। मतलब जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें एक पार्ट में गलती होती है, जैसे ABCD होती है, तो उसमें से एक पार्ट में गलती होती है। वो पार्ट आपको ढूंढना होता है और हो भी सकता है कि किसी पार्ट में मिस्टेक नहीं हो तो नो एरर का आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, रोज़ एक एक क्लास ली जाएगी। आज 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे और आगे से कभी 10 क्वेश्चन भी कराए जा सकते हैं। तो कभी राजस्थान जी की क्लास होगी, कभी इंग्लिश की क्लास होगी। तो इस प्रकार आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज हमारे एरर डिटेक्शन की क्लास है। उसके बाद में आगे वाले टॉपिक में कभी इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर अलग अलग जो इंग्लिश का जो भी कोर्स है वो करवाया जाएगा। तो आज एरर डिटेक्शन की जो क्लास है वो ली जा रही है। इसमें से आपको जो है, देखिए, किसी भी सेंटेंस को करने से पहले उसकी जो मीनिंग्स हैं वो आने ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी हिंदी आने ज़रूरी है। तो ये सभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी। उसके बाद में तीसरा हमारा काम है कि उसकी एरर देखना, उसके एरर जो है वो डिटेक्ट करना, वो तीसरा काम है। तो इसके अलावा इस आपके सामने जो पहला सेंटेंस है वो है, देखिए, डिपोजिंग इन फ्रंट ऑफ ए लोकल कोर्ट इन द जुनैन मर्डर केस। देखिए फ्रेंड, डिपोजिंग का मतलब होता है, हम पहले इसमें जो है वो मीनिंग देख लेते हैं। इस तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहले इसमें जो मीनिंग है वो देख लेते हैं इस सेंटेंस में। सॉरी, इस जो आपको वाक्य दिया गया है, पूरा सेंटेंस दिया गया है, उसमें मीनिंग क्या क्या है वो देख लेते हैं। उसके बाद में हम उसकी हिंदी करेंगे और उसके बाद में हम एरर डिटेक्ट करेंगे। तो सभी काम लाइन से होंगे, हालांकि थोड़ा धीरे होगा लेकिन वो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें मीनिंग लिखा हुआ है डिपोजिंग। तो डिपोजिंग का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? एक डिपोजिंग का मतलब होता है बयान देना। जैसे कोई गवाही और देते हैं वो वैसे बयान देने को डिपोजिंग कहते हैं। जैसे कोर्ट में गवाही देते हैं तो डिपोजिंग कहते हैं उसे, डिपोज करना। इसके अलावा डिपोज का दूसरा एक मतलब भी होता है कि किसी को उसके पद से हटाना। जो पोज का मतलब पोजीशन से है, आप ऐसे याद करें, पोज का मतलब पोजीशन और डिपोज करना मतलब उसको पद से हटा देना, तो डिपोज कहता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में मतलब है डिपोजिंग का मतलब है बयान देना। ING लगे ना, देते हुए होता है। जैसे डिपोजिंग लिखा हुआ है बयान देते हुए, जैसे इस प्रकार रनिंग दौड़ते हुए, ईटिंग खाते हुए। तो ING जहाँ लगती है हुए का मतलब भी होता है। तो यहाँ पे डिपोजिंग मतलब बयान देते हुए। इसके अलावा इसमें जो मीनिंग है, क्लेम तो जानते हो, क्लेम्ड का मतलब है दावा करना। और इसके अलावा कोई टफ मीनिंग नहीं। एलेज्ड का मतलब है, एलेज्डली का मतलब है कथित रूप से। एलेज्ड किसी का आरोप लगता है किसी पे तो वो कथित रूप से होता है। जैसे अभी केवल आरोप लगा ही है, वो कथित रूप से आरोप लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो एलेज्डली कहते हैं। इसके अलावा कोई इसमें टफ मीनिंग नहीं है। कमीशन, कमीशन भी देख लो, कमिट करना। जैसे ही कमिटेड सुसाइड, कमिटेड मतलब डू, जैसे करना होता है, डू का मतलब इसी का मतलब कमिट का मतलब करना होता है फ्रेंड्स। तो कमिट का मतलब है वर्ब है कमिट, और कमीशन मतलब एक नाउन है। तो कमीशन कमिट से बना है। वैसे कमीशन का मतलब आयोग भी होता है, लेकिन यहाँ पे कमीशन का मतलब आयोग नहीं है। कमीशन का मतलब है कोई काम को करना। तो कमीशन ऑफ द क्राइम एक्यूज्ड। तो इसमें ये सारे मीनिंग थे जो टफ थे। इसके अलावा देख लीजिए ये सेंटेंस, डिपोजिंग इन फ्रंट ऑफ ए लोकल कोर्ट इन द जुनैद मर्डर केस। डिपोजिंग इन फ्रंट ऑफ ए लोकल कोर्ट, एक लोकल कोर्ट के सामने डिपोजिंग करते हुए यानी बयान देते हुए, इन द जुनैद मर्डर केस, जुनैद मर्डर केस के बारे में बयान देते हुए, द वेंडर क्लेम्ड, वेंडर ने क्लेम किया। वेंडर का मतलब होता है, वेंडर जो फेरी वाले होते हैं ना, वो चीज़ें बेचते हैं, वो वेंडर कहलाते हैं। तो वेंडर ने क्या क्लेम किया लोकल कोर्ट के सामने बयान देते हुए। मैंने कहा ना डिपोजिंग मतलब देते हुए हो गया, डिपोजिंग देते हुए। तो
बयान देते हुए उसने क्लेम किया कि ही हैड नॉट सोल्ड द नाइफ, उसने वो चाकू नहीं बेचा। हेड और सोल्ड, हेड और वर्ड की थर्ड फॉर्म आई है, तो हेड थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, चुका है, सॉरी चुका था भी कह सकते हैं, और दिया था मतलब उसने जो चाकू है दैट वाज एलिजिडली यूज इन द कमीशन ऑफ द क्राइम, जो चाकू है जो क्राइम में करने में यूज किया गया था, कथित तौर पे यूज किया गया था, उसको उसने नहीं बेचा है, मतलब वो चाकू है ना उसने नहीं बेचा है, ये कहना चाहता है। टू एक्यूज नरेश कुमार को उसने चाकू नहीं बेचा है, ये वो कहना चाहता है, जो क्राइम करने में काम आया था। कमीशन का मतलब है करना होता है, कमिट, जैसे कमिट सुसाइड, कमिट का मतलब जैसे डू होता है, वो कमिट एक सिनोनिम है, डू मतलब करना, कमिट मतलब भी करना होता है, तो कमीशन कमिट से बना हुआ है। कमीशन ऑफ द क्राइम, क्राइम का मतलब है अपराध करते समय जो चाकू काम आया था वो उसने नहीं बेचा था। अपने को यहाँ पे अब क्या तीसरा काम क्या है, अपने को यहाँ पे डिटेक्ट करनी है कि क्या गलती है। देखिए लोकल को इन द जुनैद मर्डर केस, द जुनैद मर्डर केस लिखा हुआ है ना, जुनैद के आगे दा लिखा हुआ है वो सही है, कई बार ऐसा सुना हुआ है कि नाम के आगे दा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे जुनैद के आगे दा क्यों लगा हुआ है, सोचिए, द जुनैद मर्डर केस के आगे दा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये द जो है वो मर्डर केस के संबंध में बता रहा है, इसलिए द लगेगा, तो द जुनैद मर्डर केस। तो यहाँ पे गलती क्या है, इन फ्रंट ऑफ नहीं होना चाहिए, गलती कहाँ पे है, ए में, इन फ्रंट ऑफ जो लिखा हुआ है इसके इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने होता है, लोकल कोर्ट के सामने उसने बयान दिया था ना, तो इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर होगा, बिफोर का मतलब सामने होता है, और बिफोर का मतलब वैसे पहले भी होता है और सामने भी होता है, तो जैसे कहते हैं ना ए बॉय इज लिविंग बिफोर माई हाउस, मतलब सामने होता है, तो यहाँ पे बिफोर होगा इन फ्रंट ऑफ की जगह, तो आंसर ए होगा, ए में गलती है, मिस्टेक है। इसके अलावा डिपोजिंग इन फ्रंट ऑफ की जगह होगा डिपोजिंग बिफोर ए लोकल कोर्ट, ये होना चाहिए था, तो ए में गलती है, पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस है पार्लियामेंट मेड इट क्लियर दैट दिल्ली वाज एन यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, एंड देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, and the city government was empowered to take care of daily utilities of the capital। अब इसमें ज़्यादा टफ मीनिंग कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आप बहुत सारी मीनिंग जानते हैं। यूटिलिटीज का मतलब होते हैं, बता देता हूँ, यूटिलिटीज, डेली यूटिलिटीज क्या होती है, यूटिलिटीज का मतलब सुख सुविधाएँ होती है, डेली यूटिलिटीज दैनिक सुख सुविधाएँ, जैसे पानी की है, बिजली की है, या जो कचरे का जो प्रबंध है, कचरा जो शहर में कचरा जो इकट्ठा करना या डैमेज करने का जो प्रबंध होता है वो डेली यूटिलिटीज में आता है। तो डेली यूटिलिटीज का मतलब है ये चीज़ होगी, मतलब दैनिक जो सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में। तो इसकी हिंदी है, तो मीनिंग तो समझ लो, क्योंकि मीनिंग इसमें टफ कोई भी नहीं है। तो इसमें अगला है कि इसमें हिंदी जान लेते हैं। पार्लियामेंट मेड इट क्लियर, संसद ने, पार्लियामेंट ने ये क्लियर किया दैट दिल्ली वाज एन यूटी, कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, एंड देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, और इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि द सिटी गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू टेक केयर ऑफ डेली यूटिलिटीज ऑफ द कैपिटल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सिटी गवर्नमेंट है, मतलब शहर की जो गवर्नमेंट है, उसको ये एम्पावर किया गया, मतलब ये शक्ति दी गई है कि जो कैपिटल के मतलब जो राजधानी की दैनिक यूटिलिटीज है उसको टेक केयर करना, मतलब उसकी देखभाल करे, मतलब पानी बिजली की जो व्यवस्था है उसका ख्याल रखे लोगों की, ये उनको एम्पावर किया गया है। तो ये पार्लियामेंट में ये क्लियर किया गया था। तो इसमें रॉन्ग क्या है फ्रेंड्स, रॉन्ग देखिए, आप पहले सोचे कि क्या हो सकता है रॉन्ग इसमें रॉन्ग ये है कि एन यू टी लिखा हुआ है, एन यू टी, ए एन द का प्रयोग आता है आपको, एन का जहाँ पे होता है, जहाँ पे जो वोवल है, उस जो आवाज़ है वो ए आ ई वो स्वर है उसकी आए, तो यूटिलिटी में यू आए आ गए, यू आने से नहीं होगा, बोलने में यह बोलते हैं यू, तो एन नहीं लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। तो इसमें गलती क्या है
कि ए लगना चाहिए, बी पार्ट में गलती है, बी पार्ट में NUT लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरी, तो ए यूनियन टेरिटरी होता है, ए आना चाहिए एन की जगह, ए नहीं एन नहीं आना है, ए आना चाहिए, क्योंकि इसमें यूटी के आगे ये की आवाज़ आती है, तो ए आना चाहिए, तो ये सेकंड हुआ। थर्ड है फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट कैन नॉट हैव एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव powers as it would be against national interests, the central told the supreme court। इसमें मीनिंग देख लीजिए, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब है अनन्य, अनन्य मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं हो, एक्सक्लूसिव होता है। जैसे आपने कभी टीवी पे देखा होगा, देखिए मीनिंग याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीधा तरीका यही है मीनिंग याद करने का फ्रेंड्स, कि आप उन्हें जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में यूज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे सेंटेंस बनाइए, ये गूगल कीजिए उसमें जो सेंटेंस बनते हैं, तो याद करने का यही तरीका है। जब तक आप यूज नहीं लोगे उसको दैनिक में, डेली रूटीन में, तब तक इंग्लिश याद नहीं होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा इसमें राजस्थान जीके की तरह ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रिक से काम लिया जाए, ट्रिक्स नहीं होती इसमें, ये भाषा है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को केवल आप इनको यूज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ही याद होगा। तो एक्सक्लूसिव कहाँ पे देखा है आपने, टीवी और में देखा होगा एक्सक्लूसिव, आज तक है कोई भी टीवी की न्यूज़ है एक्सक्लूसिव न्यूज़, एक्सक्लूसिव का मतलब है उस समय कोई दूसरा चैनल वाला उस न्यूज़ को नहीं दिखा रहा होता है, तो एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है अनन्य, अनन्य मतलब दूसरा कोई वैसा नहीं हो, तो एक्सक्लूसिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यकारी, एग्जीक्यूट करना। जैसे कोई ऑफिस होता है उसमें एक तो प्रधान होता है, मतलब किसी भी ऑफिस में देख लो एक हेड होता है, वो केवल साइन करता है। जैसे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी है, वो देश के क्या है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, मतलब कार्य वो नहीं करते हैं, कार्य तो PM करते हैं, तो उनको साइन का पावर है सबसे बड़े प्रेसिडेंट, लेकिन केवल साइन का पावर होता है। एग्जीक्यूटिव पावर PM के पास, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी का मतलब जिसको कार्य करने का अधिकार हो, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी पावर्स। इसके अलावा इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इसमें शब्द आया है, तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है राष्ट्रीय हित, इंटरेस्ट का मतलब हित होता है, रुचि भी होता है और ब्याज भी होता है, जो पैसे भी ब्याज लगता है वो इंटरेस्ट भी होता है, और रुचि भी होता है और हित भी होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब हित, राष्ट्रीय हित। इसके अलावा कोई टफ मीनिंग नहीं है। अब हम इनकी हिंदी देख लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट कैन नॉट हैव एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज इट वुड बी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, द सेंट्रल टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल ने मतलब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको कोई अनन्य कार्यकारी अधिकार नहीं है, मतलब कोई ऐसा कार्यकारी अधिकार नहीं है, कहने का मतलब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। दिल्ली गवर्नमेंट जैसे है, जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वैसे ही जो दिल्ली गवर्नमेंट की राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, और उसे कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। दे कैन नॉट हैव एक्सक्लूसिव, अनन्य एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसे कार्यकारी अधिकार नहीं है उसे। एज, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, एज में होता है क्योंकि आप एक एक वर्ड की जो मीनिंग है वो समझिए फ्रेंड्स, हालांकि थोड़ा काम देना होगा लेकिन स्थायी होगा, तो आप ऐसे थोड़ी सारी चीज़ें समझोगे कि ये मीनिंग यहाँ पे ऐसा क्यों आया है। TH द भी आए तो भी आप देख लीजिए द यहाँ पे क्यों आया है, नहीं भी आ सकता था। तो इंग्लिश में एक एक वर्ड के मीनिंग होते हैं, मतलब उनका मतलब होता है। तो एज का मतलब क्योंकि एज इट वुड बी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, तो सेंट्रल ने सुप्रीम कोर्ट का ये कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट को कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय हितों के अगेंस्ट होगा, खिलाफ होगा, इसलिए इनको कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें गलती क्या है। तो गलती ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो लिखा हुआ है ना फ्रेंड्स, उसमें TH द आना चाहिए था, TH द आता है। अब आप कहोगे जगह के स्थान के आगे TH द नहीं आता है, दिल्ली है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर, उनके आगे केवल वो वर्ड लिखा हुआ तो नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात तो दिल्ली गवर्नमेंट की हो रही है, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट है ना पीछे, तो गवर्नमेंट के कारण इसमें द आएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट
को कैसे लिखा जाएगा, ए में रॉन्ग है, ए में मिस्टेक है इसमें, तो द दिल्ली गवर्नमेंट होना चाहिए था, तो TH द दिल्ली गवर्नमेंट होना चाहिए था, ये तीसरा हुआ। चौथा है ए गैंग ऑफ बर्गलर्स एलिजिडली मेड अवे का मतलब ही बताएंगे, विद ए लग्जरी व्हीकल ए लाइसेंस रिवॉल्वर एंड Rs 10 लाख फ्रॉम ए कार शोरूम इन वेस्ट दिल्ली कीर्ति नगर। इसमें मीनिंग देखने लगे, बर्गलर जानते हो चोर उचक्के होते हैं, बर्गलर्स। गैंग जानते हो, गैंग का मतलब गुट होता है। इसके अलावा एलिजिडली का मतलब है कथित रूप से, वही ऊपर आया था एलिजिडली, कथित रूप से, मतलब अभी कथित रूप से है कि ऐसा न्यूज आई है, कथित रूप से है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। कथित रूप से का मतलब है अभी कहने में ऐसा आ रहा है, तो एलिजिडली कहते हैं। मेड अवे विद, इसका मीनिंग जान लो। मेड अवे का मतलब है किसी के पास में कोई चीज़ फोर्सफुली उसको छीन के ले जाना, मेड अवे कहलाता है। मेड अवे विद, मेड अवे के थाने विद ही आएगा फ्रेंड्स। कोई चीज़ ले जाता है, जैसे ही मेड अवे विद हिज पर्स, ही मेड अवे विद हर पर्स या हिज पर्स, मतलब वो उसका पर्स छीन के लेके गया। मेड अवे विद के बाद में आता है वो जो चीज़ है वो छीन के लेके गया है, वो चीज़ें लिखी जाएगी। तो मेड अवे का मतलब है टू कैरी अवे फोर्सफुली, कोई चीज़ फोर्सफुली लेके जाए किसी से, वो मेड अवे विद होता है। तो इसमें हिंदी होगी ए गैंग ऑफ बर्गलर्स एलिजिडली मेड अवे विद ए लग्जरी व्हीकल, वो क्या क्या लेके गए, एक लग्जरी व्हीकल लेके गए, और लाइसेंस की रिवॉल्वर भी वो लेके चले गए, और 10 लाख भी लेके चले गए। कहाँ से, एक कार के शोरूम से जो वेस्ट दिल्ली में कीर्ति नगर में है। ऐसा बोला गया है कि वो जो चोरों का एक गैंग है वो ये सब चीज़ें लेके गया है, कहाँ से, दिल्ली के कीर्ति नगर से। तो इसमें क्या एरर हो सकती है फ्रेंड्स, आप खुद ढूंढिए। इसमें है एरर, कुछ भी एरर नहीं है, नो एरर है, कोई भी गलती इसमें नहीं है, ये पूरा सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स 5वां और लास्ट सेंटेंस है। इसके बाद में अगली क्लास में या तो जीके की होगी, जिसमें जीके की क्लास जो 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उसकी एक क्लास होगी। वो कब होगी, 1 या 2 दिन बाद में वो वीडियो डाला जाएगा। 2019 में जो जीके में क्वेश्चन आए थे वो बताए जाएंगे आपको। तो ये 5वां सेंटेंस है इसका, फ्रॉम ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इट इज एविडेंट that the accident had been occurred due to rash and negligent driving of the offending vehicle। इसका मतलब है, इसमें पहले मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग क्या क्या है, केयरफुल आप जानते हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, एक एविडेंस होता है कि सबूत, एविडेंस के मतलब सबूत ही है, यहाँ पे भी सबूत है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का मतलब है जो कागजी सबूत है। डॉक्यूमेंट मतलब कागजात से संबंधित, डॉक्यूमेंट्री के मतलब कागजाती जो सबूत है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। इसके अलावा एविडेंट भी लिखा हुआ है, इट एविडेंट। इट एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस। बहुत सारे सिनोनिम में ऑब्वियस की कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो, या फिर मतलब एविडेंट भी कह सकते हो। तो इसका मतलब है जो चीज़ क्लियर हो जाए ना, जैसे इज इट एविडेंट दैट ही इज नॉट सीरियस, ये स्पष्ट है कि वो सीरियस नहीं है। एक सेंटेंस बताया है एक सेंटेंस बताया है। इसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस आप यूज कर करके बार बार देखें। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। जो बात एविडेंट हो जाए, क्लियर हो जाए, वो एविडेंट कहलाता है। और एविडेंस का मतलब सबूत। तो इट इज एविडेंट, और एक्सीडेंट का मतलब पता है ऑकर्ड। ऑकर का मतलब होता है घटित होना। ड्यू टू का मतलब के कारण होता है। रेस का मतलब उतावला होता है। नेग्लिजेंट लापरवाही होता है, बाकी तो पता है। ऑफेंडिंग का मतलब है हमलावर। व्हीकल जो है, मतलब जो व्हीकल है वो हमलावर हुआ था। ऑफेंडिंग होता है, एक डिफेंडिंग होता है। डिफेंडिंग का मतलब होता है डिफेंड करना, किसी चीज़ को डिफेंड करना मतलब बचाना, बचाव करना। जैसे बचाना है का मतलब है, जो क्रिकेट में मान लो कोई सेकंड टीम खेल रही है
तो उसको टारगेट दिया गया जितने रन का, जैसे 300 रन बनाना है सेकंड टीम को, जो क्रिकेट में सेकंड नंबर पे बैटिंग कर रही है, उसको 300 बनाना है। तो पहले वाली जो टीम है ना, उसको क्या करना है, वो चीज़ डिफेंड करना है। डिफेंड करना, रोकना है उसको। और डिफेंड और ये ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब है, ऑफेंडिंग का मतलब है कि हमलावर। ऑफेंड का मतलब है, ऑफेंस का मतलब नाराज़गी भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमला होता है। ऑफेंड के लिए नाराज़गी भी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑफेंड के लिए हमला होता है। तो यहाँ पे देख रहे, फ्रॉम ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑन द विटनेस एंड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, जो गवाह है और जो कागजी सबूत है उनका केयरफुली एग्जामिनेशन करने के बाद इट इज एविडेंस, यह स्पष्ट हो गया है कि जो एक्सीडेंट है वो किस कारण हुआ था, ऑकर्ड में घटित हुआ था ड्यू टू रेस। रेस का उतावलापन होता है, जो गाड़ी वाला है, जो ऑफेंडिंग व्हीकल वाला है, उसके उतावलेपन और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, मतलब लापरवाही से ड्राइविंग करने का कारण ही है जो है वो एक्सीडेंट है वो ऑकर्ड हुआ है, मतलब घटित हुआ है। तो ये सारा ऑकर्ड वाला घटित होना। लेकिन यहाँ पे कमी क्या है, गलती क्या है, यहाँ पर हैड बीन ऑकर्ड, बीन वहाँ पे लगता है जहाँ नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब है जो एक्सीडेंट है वो नेगेटिव नहीं है, जो एक्सीडेंट आगे बोला गया है ऑकर्ड एक्सीडेंट के लिए आया है, तो एक्सीडेंट में बीन नहीं आएगा इस लाइन में। जो ये लाइन दी गई है इसमें हैड बीन नहीं आएगा, सीधा हैड ऑकर्ड होगा। तो BWN बीन है जो हटाना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस सही होगा। तो इस पार्ट में मिस्टेक है। तो हैड के साथ बीन कब आता है, जब पैसिव हो। जैसे इस प्रकार द क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अस, इस प्रकार हो, क्रिकेट अपने आप तो नहीं खेला जाएगा, तो वहाँ पे हैड बीन आ सकता है। द क्रिकेट, सॉरी द नहीं आएगा क्रिकेट के आगे, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, बस इतना आएगा, क्रिकेट खेला गया। अब हमें पता है क्रिकेट अपने आप नहीं खेला जाएगा, तो द क्रिकेट हैड बीन प्लेड ये सही सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट है, वो एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट हैड ऑकर्ड आएगा, बीन नहीं आएगा। क्रिकेट तो दूसरों के द्वारा खेला जाए इसलिए पैसिव है, लेकिन ये पैसिव थोड़ी है क्रिकेट, ये एक्सीडेंट है, ये पैसिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे बीन नहीं आएगा, बिना बीन के ही सीधा लिखा जाएगा। तो ये कुछ सेंटेंस हैं जो एरर डिटेक्शन के थे। आगे अलग अलग टॉपिक लिए जाएंगे। अभी 5 सेंटेंस कराए हैं, ज़्यादातर 10 सेंटेंस ही कराए जाएंगे आगे वाली क्लासों में। उसके बाद में कई ऐसे भी एक दिन इंग्लिश ली जाएगी और कुछ दिन सामान्य मतलब राजस्थान जीके भी लिया जाएगा। इस प्रकार आप तैयारी कीजिए, और आप जूनियर अकाउंटेंट की करें तो उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और तैयारी जारी रखिए अपनी। थैंक यू।